नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी समीर और प्रतिमा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की मंत्रियों के साथ अहम बैठक। पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान के अलावा प्रहलाद जोशी समेत कई मंत्री इस बैठक में मौजूद। कल होने वाले स्पीकर चुनाव पर हो रही है ये बैठक। कुछ देर में एनडीए नेताओं के साथ भी बैठक होगी। पहले बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठक हो रही है और फिर एनडीए के नेताओं के साथ बैठक होगी। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अमोद राय। अमोद, अहम है बैठक क्योंकि अब चुनाव होगा, तो बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक हो रही है और फिर एनडीए के नेताओं के साथ बैठक होगी। निश्चित तौर पे देखिए, कल जो स्पीकर का चुनाव होना है उसके लिए स्ट्रेंथ कितनी है एनडीए की और कितनी स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सकती है, इन तमाम विषयों पर रणनीति पे चर्चा आज हो रही है। अभी फिलहाल मंत्री समूह की बैठक हो रही है जिसमें धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल और तमाम फ्लोर लीडर्स मौजूद हैं जो फ्लोर मैनेज करने के लिए सक्षम माने जाते हैं। उसके बाद एनडीए के नेता भी आ चुके हैं। थोड़ी देर में उनके साथ गृह मंत्री की बैठक होगी अगले 5 मिनट में। वो एनडीए के नेताओं में जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल और उसके अलावा कुमारस्वामी और सारे एनडीए के नेता एक एक करके आ रहे हैं और उनके साथ बैठक होगी। तो ये कुल कवायद इस बात की हो रही है कि कल जब स्पीकर का चुनाव होगा तो एनडीए की जो 292 की अपनी स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा और कितनी स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सकती है, किन किन दलों को साधा जा सकता है, किन किन सांसदों को साधा जा सकता है, और इसी कवायद में ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। सुमेर, बहुत शुक्रिया अमोद इस तमाम जानकारी के लिए। तो स्पीकर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आम सहमति नहीं बनने के बाद अब कल चुनाव होगा स्पीकर का। एनडीए की तरफ से ओम बिरला उम्मीदवार हैं, जबकि विपक्ष ने के सुरेश को मैदान में उतारा है। पहले प्रोटेम स्पीकर और अब स्पीकर पद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं। विपक्ष ने अपना उम्मीदवार उतारकर सरकार के सामने चुनौती पेश की है। एनडीए की तरफ से ओम बिरला ने स्पीकर पद के लिए नामांकन दाखिल किया है, जबकि विपक्ष ने के सुरेश को मैदान में उतारा है। अब कल वोटिंग के जरिए लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। स्पीकर पर आम सहमति बनाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी नेताओं से बात की थी, लेकिन विपक्ष डिप्टी स्पीकर पद देने की मांग पर अड़ा रहा। देश में ये तीसरी बार है जब लोकसभा स्पीकर का चुनाव हो रहा है। इससे पहले 1952 और 1976 में चुनाव हुए थे। 1952 में जीवी मावलंकर और शंकर शांताराम मोरे स्पीकर पद के उम्मीदवार थे। मावलंकर को 394 वोट मिले थे और शांताराम मोरे को सिर्फ 55 वोट मिले। इसी तरह 1976 में कांग्रेस के बलिराम भगत और जनता मोर्चा के जगन्नाथ राव उम्मीदवार थे। बलिराम को 344 वोट मिले और जगन्नाथ राव को 58 वोट मिले थे। अब तीसरी बार लोकसभा स्पीकर का चुनाव हो रहा है, जिसे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। स्पीकर के लिए नामांकन के बाद के सुरेश ने कहा कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हक था। हमने सरकार के जवाब का इंतजार किया, उसके बाद ही ये फैसला लिया। लोकसभा स्पीकर को लेकर आज दिन भर सियासत गर्म रही। राजनीतिक गलियारों में दोपहर तक सस्पेंस बना रहा। उम्मीद थी कि लोकसभा का स्पीकर आम सहमति से ही चुन लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विपक्ष ने ओम बिरला के विरोध में के सुरेश को खड़ा कर दिया। स्पीकर उम्मीदवार पद के लिए नामांकन के बाद के सुरेश ने क्या कहा, सुनिए। Only just now only filed a nomination. It's a party decision, not my decision. You have to ask the party leaders. They will give you details. It's a contest. How can I say I will win or lose? It's an election. After result only we can understand whether winning or losing. There is a convention in Lok Sabha, so speaker will be in the ruling party or opposition will be the deputy speaker. Last two Lok Sabha they denied us, because they said you are not a recognized opposition. Now we are a recognized opposition. It's a deputy speaker is right for us, but they are not ready to give us. वहीं शरद पवार ने इंडिया गठबंधन को सुझाव दिया है कि लोकसभा स्पीकर का चुनाव निर्विरोध होना चाहिए। स्पीकर चुनाव पर बोले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू। स्पीकर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, उनका कहना था। कांग्रेस ने समर्थन के लिए शर्त रखी, इस पर राजनीति न हो। हमने अपील किया उस समय स्पीकर के पद को समर्थन देने के लिए, तो कांग्रेस की ओर से कहा गया कि वो समर्थन देंगे, मगर पहले डिप्टी स्पीकर पद को उनको देने का घोषणा किया जाए। और साथ साथ में जब हम कंसेंसस की बात करते हैं
तो फिर उसमें कंडीशन लगाना ठीक नहीं है। और उनके साथियों ने, खास करके कांग्रेस पार्टी का रवैया बहुत साफ था कि वो कंडीशंस नहीं मानेंगे तो स्पीकर के पद को वो हमारा समर्थन नहीं करेंगे। नंबर होते हुए भी हम परंपरा अनुसार उनको हम अनुरोध करते हैं कि इस स्पीकर पद को लेकर के चुनाव नहीं होना चाहिए। स्पीकर का पद किसी दल का नहीं होता है, पूरे सदन को एकजुट में रख करके चलाने का एक पद होता है, इसलिए इसको हम विभाजित ना करें। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी डिप्टी स्पीकर पद को लेकर विपक्ष के शर्त रखने को गलत करार दिया है। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जब बालू जी और वेणुगोपाल जी से बात हुई, उसमें जिस प्रकार से एक पुरानी मानसिकता है कि हम डिक्टेट करेंगे टर्म्स को, उस मानसिकता को फिर से दिखाया गया कि नहीं, शर्त है कि पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं। ये मैंडेट जो है इस चुनाव का, उसके अनुरूप एक तो अव्वल प्रोटेम स्पीकर में आपको इनको मौका देना था, आपने वहां संकीर्ण दायरा दिखाया। क्या वजह है? क्या सुरेश जी की सामाजिक पृष्ठभूमि, जातिगत पृष्ठभूमि से आपको परेशानी है? क्योंकि ऐसी चीजें लोक विमर्श में चल रही हैं और मैं समझता हूं कि मैंडेट के संदेश के अनुसार अभी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। कई लोगों को अपने कई जो दल हैं उनके साथ भी हैं, उनको भी सोचना होगा कि फैसला कैसा लें जिससे कि फासला ना बढ़े। लोकसभा स्पीकर चुनाव को लेकर सरकार और विपक्ष में जारी तकरार के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जहां जीत का दावा किया, वहीं कांग्रेस नेता गौरव गोगोई के मुताबिक डिप्टी स्पीकर पद को लेकर सरकार की ओर से कोई आश्वासन न मिलने पर ये हालात बने। जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल जीत सुनिश्चित है, अगर चुनाव ऐसा होता भी है उसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। देखिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का बुलडोजर वाला एटीट्यूड नहीं बदलता तो हमें भी अपनी तरीके से संघर्ष करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कहते एक चीज़ है, करते कुछ और। कल कहा था सहमति का, और आज जो उप अध्यक्ष का पद है वो भी वो देने के लिए तैयार नहीं। तो अगर पहले जैसा ही अहंकार बरकरार रहेगा तो हमारा भी लोकतंत्र को बचाने का और सदन की गरिमा को बचाने का संघर्ष बरकरार रहेगा। और इसीलिए हमने अपनी तरफ से के सुरेश जी उनको आगे हमने किया है। संसदीय इतिहास में तीसरी बार लोकसभा स्पीकर का चुनाव होने वाला है। 1952 में चुनाव हुआ था, इसके बाद 1976 में भी स्पीकर का चुनाव हुआ। 1952 में मावलंकर को मिली थी जीत और 1976 में कांग्रेस के बलिराम भगत चुनाव जीते थे स्पीकर पद के लिए। जब 1952 में स्पीकर पर चुनाव हुआ था, जीवी मावलंकर वर्सेस शंकर शांताराम मोरे, इन दोनों के बीच चुनाव हुआ। नेहरू ने रखा था ये प्रस्ताव और ए.के. गोपालन ने भी प्रस्ताव रखा था। 394 वोट मिले थे पक्ष में और 55 वोट विरोध में। जी मावलंकर स्पीकर बन गए थे। इसके बाद जब 1976 में स्पीकर का चुनाव हुआ तब क्या स्थिति थी, आइए वो भी देख लेते हैं। बलिराम भगत वर्सेस जगन्नाथ राव, इन दोनों के बीच स्पीकर पद का चुनाव हुआ। कांग्रेस के कैंडिडेट थे और दूसरे कैंडिडेट जनता मोर्चा के थे। 344 वोट मिले थे बलिराम भगत को और 58 वोट मिले थे जगन्नाथ राव को। बलिराम भगत ये चुनाव जीत गए थे। और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज सांसद पद की शपथ ली, लेकिन इस शपथ ग्रहण में कुछ ऐसा हुआ जो चर्चा का विषय बन गया है। शपथ ग्रहण के लिए पहुंचे राहुल गांधी के हाथों में संविधान की कॉपी थी। उन्होंने सदन को ये कॉपी भी दिखाई। इस दौरान कांग्रेस और इंडिया के सांसद नारेबाजी करते रहे। राहुल गांधी ने अपनी शपथ अंग्रेजी में ली और शपथ के बाद कहा, जय हिंद, जय संविधान। Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, Jai Hind, Jai Samvidhan.
शपथ लेने के बाद मंच छोड़ने से पहले राहुल गांधी ने पीठासीन स्पीकर फग्गन सिंह कुलस्ते से हाथ मिलाया और उनके पीछे खड़े लोकसभा कर्मचारी से भी हाथ मिलाया। फिर रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। लेकिन उससे पहले कांग्रेस सांसदों ने राहुल गांधी का खड़े होकर स्वागत किया और राहुल ने एक बार फिर संविधान की कॉपी दिखाई। इसके बाद बारी थी स्मृति ईरानी को हराने वाले किशोरी लाल शर्मा के शपथ की। संविधान की कॉपी तो उन्होंने भी दिखाई। किशोरी लाल ने शपथ हिंदी में ली, लेकिन लॉन्ग लिव इंडिया अंग्रेजी में कहा। लॉन्ग लिव इंडिया। हैदराबाद से जीतकर एक बार फिर संसद पहुंचने वाले AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आज सदन में शपथ ली। शपथ में जय भीम जय तेलंगाना के साथ ओवैसी कुछ ऐसा बोल गए जिसके बाद उन्हें सफाई देनी पड़ी। AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा में शपथ ले रहे थे। पहले उन्होंने उर्दू में शपथ ली, फिर जाते जाते ओवैसी ऐसी बात कह गए जिस पर विवाद खड़ा हो गया। ओवैसी ने जय भीम जय तेलंगाना के साथ जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, जिसके बाद लोकसभा कार्यवाही के रिकॉर्ड से इस शब्द को हटा दिया गया। विवाद बढ़ने पर संसद से बाहर निकले ओवैसी ने सफाई दी और कहा कि हमने कुछ गलत नहीं किया, हमें जो बोलना था वो बोल दिया। तो सब आपके सामने है, सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले, हम जय भीम जय तेलंगाना जय फिलिस्तीन। तो उन्होंने फिलिस्तीन पे ऑब्जेक्शन उठाया ऐसे बीजेपी ने। कैसा खिलाफ है, कैसा खिलाफ है, कैसा खिलाफ है बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है। अच्छा तो आप कह रहे हैं आपने, अरे सबने क्या क्या कहा वो जो सुन लीजिए ना। जी किशन रेड्डी ने विरोध किया। वो करते हैं, उनको छोड़िए, नाम बोलने का बोल दिया, अब क्या है। ओवैसी ने यह भी कहा कि मेरे कहने का उद्देश्य जो भी हो वो गांधी जी ने भी कहा है। यूपी के कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने संविधान की कॉपी हाथ में रखकर सांसद के तौर पर शपथ ली। मैं अखिलेश यादव जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद, जय संविधान, जय भीम, जय समाजवाद। और मेरठ के बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने भी ली शपथ। अरुण गोविल ने शपथ संस्कृत में ली। शपथ के बाद अरुण गोविल ने कहा जय श्री राम। जवाब में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने नारेबाजी की। एसपी सांसदों ने जय अवधेश का नारा लगा दिया। अहम यह लोकसभाया अरुण चंद्र प्रकाश गोविल सदस्यत्वेन निर्वाचितः अस्मि ईश्वरस्य नाम्ना शपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। अहं भारतस्य प्रभुतां अखंडतां च अक्षुणां रक्षिष्यामि तथा यत्पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यतः अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। जय श्री राम, जय भारत। संविधान की प्रतियों को लेकर संसद में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष के प्रदर्शन पर बीएसपी ने हमला बोला है। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने संविधान को बांटने का आरोप लगाया।
बीएसपी प्रमुख मायावती भी आज संविधान को लेकर मीडिया के सामने आई। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लेकर जिस तरह से कल संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन किया गया वो केवल दिखावा भर था। मायावती का निशाना समाजवादी पार्टी पर भी था। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव समेत सभी सांसद संविधान के साथ कांग्रेस का समर्थन करते दिखे। मायावती ने आरोप लगाया कि पक्ष और विपक्ष दोनों पर आरक्षण को खत्म कर SC ST आदिवासी को संविधान का लाभ नहीं देना चाहते। इसमें कोई संदेह नहीं है कि केंद्र में सत्ता व विपक्ष द्वारा अब संसद के अंदर व बाहर भी संविधान की कॉपी दिखाने की होड़ में ये लोग सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे लग रहे हैं तथा इनकी सोच भी लगभग एक जैसी ही लग रही है और इन दोनों ने अंदर अंदर मिलकर अब इस संविधान को काफ़ी हद तक जातिवादी, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी संविधान बना दिया है। आपातकाल की बरसी के मौके पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर सोशल मीडिया के जरिए हमला बोलते हुए कहा है कि आपातकाल लागू करने वाली मानसिकता आज भी पार्टी में मौजूद है। आपातकाल की बरसी के मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन उन सभी महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया। आपातकाल के काले दिन हमें याद दिलाते हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया और भारत के संविधान को कुचल दिया, जिसका हर भारतीय बहुत सम्मान करता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने अनगिनत मौकों पर अनुच्छेद 356 लगाया, प्रेस की आजादी को खत्म करने का विधेयक पारित किया, संघवाद नष्ट किया और संविधान के हर पहलू का उल्लंघन किया। पीएम ने कहा कि जिन्होंने आपातकाल लगाया उन्हें हमारे संविधान के प्रति अपने प्रेम जाहिर करने का कोई अधिकार नहीं। जिस मानसिकता की वजह से आपातकाल लगाया गया वो आज भी उस पार्टी में जीवित है। वो अपने दिखावे के जरिए संविधान के प्रति अपने तिरस्कार को छिपाते हैं, लेकिन भारत के लोगों ने उनकी हरकतों को समझ लिया है, इसलिए उन्हें बार बार खारिज कर दिया है। और इमरजेंसी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने इमरजेंसी को देश का काला अध्याय करार दिया। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, एक रात में 9,000 लोगों को उठा लिया गया, एक रात में। और किनको उठाया गया? कोई देश का नेता, प्रमुख नेता बचा नहीं। उनको जेल में 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 19 महीने से ज्यादा रहना पड़ा। 19 महीने से ज्यादा यह परिस्थिति ला करके खड़ी। और क्या कसूर था? कसूर सिर्फ इतना था कि प्रजातंत्र की मजबूती के लिए और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए उन्होंने आवाज उठाई। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के माध्यम में ये जब श्रीमती इंदिरा गांधी का फैसला आया और जिस तरीके से उन्होंने संविधान को बदल करके अपनी कुर्सी की रक्षा करने का प्रयास किया, उस समय सारा देश आंदोलित हो गया, उद्वेलित हो गया। और उस उद्वेलना को रोकने के लिए 25 जून की रात को श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपातकाल को देश के इतिहास का काला अध्याय कहा। आपातकाल को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आपातकाल हमारे देश के लोकतंत्र के इतिहास का वो काला अध्याय है जिसे चाहकर भी भुलाया नहीं जा सकता। सत्ता के दुरुपयोग और तानाशाही का जिस तरह खुला खेल उस दौरान खेला गया, वे कई राजनीतिक दलों की लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। अगर इस देश में आज लोकतंत्र जीवित है तो उसका श्रेय उन लोगों को जाता है जिन्होंने लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष किया। भारत की आने वाली पीढ़ियां उनके संघर्ष और लोकतंत्र की रक्षा में उनके योगदान को याद रखेंगी। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भारत के संविधान का गला घोंटकर लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म करने की साजिश रची थी। कांग्रेस में चेहरे बदले होंगे, लेकिन उसका चरित्र, उसके हाव भाव आज भी वही हैं जो 1975 में एक बर्बर चेहरा उस समय में कांग्रेस पार्टी का देखने को मिला था। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने आज अपनी फिल्म इमरजेंसी की रिलीज डेट का ऐलान किया। कंगना ने कहा है कि आज का दिन काले धब्बे की तरह है और जो लोग सदन में हंस हंस कर किताबें उछाल रहे हैं उनमें कोई गंभीरता नहीं है।
हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। इस मौके पर कंगना ने कहा कि 6 सितंबर को रिलीज होने वाली फिल्म इमरजेंसी के सारे काले चिट्ठे खुलेंगे। हमारी जो जनरेशन है, क्योंकि मैं भी 86 बॉर्न हूँ, तो हमें पता ही नहीं है कि क्या हुआ था, हम बस सुनते रहते हैं। तो ये फिल्म बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस तरह से जो है संविधान का मजाक उड़ाया गया था, गला घोटा गया था। और ये जो आज का दिन है, ये काले धब्बे की तरह जो है हमारी तरफ देखता है। तो हमें जो है आज जो लोग ये किताबें उछाल रहे हैं अंदर, देखिए आप कैसे ये लोग हंसते हैं और किताबें उछाल रहे हैं और हंस के खिच करके उछाल रहे हैं, तो इनमें कोई गंभीरता नहीं है। तो 6 सितंबर को इमरजेंसी फिल्म आ रही है जिसमें इनके सारे काले चिट्ठे खुलेंगे। फिल्म में कंगना रनौत इंदिरा गांधी के लुक में नजर आ रही हैं। पहले उनकी ये फिल्म 24 नवंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ वजहों से इसकी रिलीज की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया। इसके बाद लोकसभा चुनाव की वजह से रिलीज डेट को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया गया था। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में ही रहेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से केजरीवाल को गहरा झटका लगा है। उनकी जमानत पर लगी रोक जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर लगी रोक को बरकरार रखा है। जस्टिस सुधीर कुमार जैन की वेकेशन बेंच ने यह आदेश जारी किया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि निचली अदालत की अवकाशकालीन पीठ ने केजरीवाल को जमानत देते समय अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, ईडी के दस्तावेजों पर गौर नहीं किया। निचली अदालत ने पीएमएलए की धारा 45 की दोहरी शर्तों पर गौर नहीं किया। आपको बता दें कि निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि इतने दस्तावेज पढ़ना संभव नहीं था। इस टिप्पणी को हाईकोर्ट ने उचित नहीं माना और कहा कि यह बयान दर्शाता है कि ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर अपना ध्यान नहीं दिया। ईडी ने जमानत पर केजरीवाल की रिहाई के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। ईडी का कहना था कि निचली अदालत ने उसकी बातें नहीं सुनी। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को 10 मई को अंतरिम जमानत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। खबर है कि केजरीवाल एक बार फिर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। दिल्ली जल संकट पर सियासत जारी है। बीजेपी ने पानी की कमी के लिए आम आदमी पार्टी पर हमला बोला, तो वहीं कांग्रेस ने जल संकट के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को ही जिम्मेदार ठहराया। वो कोई सत्याग्रह नहीं था, वो जो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का जो एक परमानेंट ड्रामा है, वो वही ड्रामा था। और हम तो पहले से ही कह रहे थे कि सत्य का आग्रह होना चाहिए। आप असफल हो गए हैं और असफल होने की दोष दूसरे पर मढ़ेंगे, वो ठीक नहीं है। जब शीला दीक्षित जी जब मुख्यमंत्री थी तो दिल्ली जल बोर्ड के जो है मुनाफा हुआ था 180 करोड़। अब दिल्ली जल बोर्ड का जो है नुकसान 75,000 करोड़ के आसपास हो गया, लोग बोल रहे हैं। तो क्या पाइपिंग के लीकेज हो रहा है, क्या पानी का जो है स्टोरेज के लिए आपने व्यवस्था नहीं की, क्या रेन हार्वेस्ट, तो दोनों सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 10 साल से जो है दिल्ली की पानी की समस्या का समाधान करने के लिए कोई कारगर कदम तो नहीं उठाए। और हरियाणा सरकार जो है, भाजपा की हरियाणा सरकार दिल्ली के जनता को जो है परेशान कर रही है पानी रिलीज नहीं करके, तो दोनों इसके लिए दोषी हैं। TV9 भारतवर्ष पर संजीव मुखिया से जुड़ी बड़ी खबर। पेपर के दूसरे दिन से छुट्टी पर है मुखिया, ये जानकारी मिली है। 6 मई से मेडिकल लीव पर है संजीव मुखिया। मेडिकल लीव में PMCH में इलाज की बात कही गई है। नीट पेपर लीक मामले में जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। पेपर लीक के किंग पेन संजीव मुखिया को लेकर TV9 को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। संजीव जिस जगह नौकरी करता था वहां से गायब है। नीट परीक्षा खत्म होने के बाद फरार है। बिहार शरीफ के एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में काम करने वाला संजीव 6 मई से मेडिकल लीव पर चल रहा है। संजीव मुखिया ने अपने मेडिकल लीव एप्लीकेशन में बताया है कि वो पटना के PMCH में इलाज करवा रहा है। संजीव बिहार शरीफ उद्यान महाविद्यालय में टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर काम करता है। नीट पेपर लीक की परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी, उसके बाद से वो कॉलेज नहीं आया है। संजीव मुखिया का नाम कई पेपर लीक मामले में आता रहा है। बताया जा रहा है कि मुखिया पहले बिहार के सबसे बड़े शिक्षा माफिया रंजीत डॉन के साथ काम करता था, बाद में फिर उसने अपनी ही गैंग बना ली। हाल ही में BPSC एग्जाम का पेपर संजीव मुखिया और उसके गैंग ने लीक करवाया था। BPSC पेपर लीक मामले में उसका डॉक्टर बेटा अभी भी बेऊर जेल में बंद है।
और नीट पेपर लीक से जुड़ी एक और बड़ी खबर, शक के घेरे में ब्लू डार्ट कुरियर कंपनी भी है। हजारीबाग में ई रिक्शा से पहुंचाया गया था पेपर। ई रिक्शे से SBI पहुंचाए गए थे नीट के पेपर पहुंचाने में 2 घंटे लगे। इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। TV9 भारतवर्ष के सवालों पर कुरियर कंपनी ने साधी चुप्पी। कंपनी में कुरियर कंपनी में ये छोटा सा ऑफिस आप समझिए, और यहाँ पर ये तमाम कर्मचारी काम कर रहे हैं, और ये वो CCTV कैमरा लगा है जो बताता है कि यहाँ पर कैसे कुरियर्स रखे जाते हैं, बाहर कैसे बंडल आता है और कैसे हीला हवाली की गई और जिम्मेदारी को नहीं निभाया गया है। जो कुरियर कंपनी रांची से पेपर लेकर आती है वो इसी ब्लू डार्ट कंपनी के बाहर, जहां पर भी इस वक्त बारिश हो रही है, वहां पर डब्बा गिराकर चली जाती है। कोई गार्ड नहीं, कोई गनर नहीं, कोई इनका कर्मचारी नहीं, और यहां से जो 25 मिनट का रास्ता है उसको पहुंचने में 2 घंटे का वक्त लग जाता है। और अब कुरियर कंपनी में काम करने वाले लोगों को यह भी नहीं पता कि आखिरकार ये 2 घंटे पेपर लेकर वो रिक्शा वाला कहां घूमता रहा, कौन कौन उसके साथ था, क्या पेपर को इसी दौरान टेम्पर्ड किया गया। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। CBI इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पूरा देश जानना चाह रहा है कि हुआ क्या था। लेट देम डिसाइड ना सर, देयर मैटर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन। आप लोग एक रिस्पांसिबल कुरियर कंपनी है, आप बता सकते हैं मुझे? We are not the right persons, please sir. TV9 संवाददाता विपिन चौबे वहां पहुंचे जिस SBI बैंक में पेपर रखे गए थे। शाखा के मैनेजर से भी हमारी TV9 की टीम ने बात करने की कोशिश की, लेकिन मैनेजर ने बातचीत से इनकार कर दिया। अब आपको दिखाते हैं कि जिस कुरियर कंपनी से बैंक तक पेपर ले जाए गए, वहां तक जाने में कितना समय लगता है। देखते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट। 12:32, मतलब 12:31 पर हम यहां से निकले हैं और आपको दिखाने की ये कोशिश करते हैं कि अगर ब्लू डॉट कंपनी से ई रिक्शे में भी पेपर के बॉक्स को पहुंचाया गया तो कितना वक्त लगता है। मेरी घड़ी में अब 12:45 का वक्त हो रहा है और लगभग 14 साढ़े 14 मिनट का वक्त लगा। अब मैं आपको उस स्टेट बैंक की तस्वीरें दिखाता हूं जहां पर इस पेपर को दिया गया, और इस ई रिक्शे से देखिए, ये वो ई रिक्शा है जिसमें हम बैठकर आए हैं, और इसी तरह के एक ई रिक्शे में बैठकर आया गया है। भैया कितने मिनट का समय लगा हमें यहाँ पर आने में? लगभग 15 मिनट। आमतौर पर भी इतना ही वक्त लगता है, 15 मिनट। और ये उस बैंक का ATM है, और इस ATM के ठीक पीछे वो बैंक है जहां पर ये पेपर लाकर हैंड ओवर किया गया। यहां से जो ओएसिस स्कूल जिसकी भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है, ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल का यह कहना है कि वो खुद यहां पर अपने कोऑर्डिनेटर्स के साथ इस बैंक आए थे, कि ये वही बैंक है जिसके नाम इससे पहले भी इसी तरह के पेपर लीक घोटालों में आ चुके हैं। इससे पहले जब झारखंड और बिहार में BPSC का पेपर लीक हुआ था तो भी इस बैंक की भूमिका संदिग्ध थी। ये दूसरा ऐसा मौका है कि जब इस तरह का पेपर लीक घोटाला हुआ है, और उस मामले में उसी बैंक का नाम एक बार फिर से आ रहा है, हजारीबाग का, जिसका BPSC पेपर लीक घोटाले में आ चुका है। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार संजय जाधव नाम के आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से उसे 6 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। नीट पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र से गिरफ्तार दूसरे आरोपी संजय जाधव को आज महाराष्ट्र के लातूर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को 6 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। नीट प्रकरण में का आरोपी संजय तुकाराम जाधव, इसको लातूर ATS ने 2 दिन पहले इंक्वायरी के लिए बुलाया था, और 2 दिन से पुलिस के हिरासत में था। आज पुलिस ने लातूर कोर्ट में उसको हाजिर किया और 10 दिन का PCR मांगा, मगर कोर्ट ने मेरे आर्गुमेंट को कंसिडर करके उनको 6 दिन का PCR दिया। मामले में एक और आरोपी जलील पठान को कोर्ट पहले ही 2 जुलाई तक कस्टडी में भेज चुका है। पुलिस का कहना है कि अब वो इस बात का पता लगाने में जुटी है कि महाराष्ट्र से गिरफ्तार इन आरोपियों के तार किस तरह दिल्ली से जुड़े हैं। महाराष्ट्र ATS की टीम ने संजय तुकाराम जाधव को लातूर से गिरफ्तार किया था। लातूर के शिवाजी नगर थाने में 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है, जिनमें से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है और 2 अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। ATS की टीमें फरार आरोपियों को ढूंढने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। और नीट पेपर लीक में TV9 का एक और बड़ा खुलासा, सॉल्वर गैंग के अड्डे से जला हुआ पेपर मिला। बिहार EOU ने बरामद किया था अध जला पेपर। जलाने के बाद पेपर को पानी से भिगोया गया था। पुलिस ने अध जले पेपर को बाद में सुखाया था।
जब से नीट पेपर लीक हुआ है तब से TV9 भारतवर्ष लगातार खुलासे कर रहा है, पेपर लीक से जुड़े हर पर्दे खोल रहा है। TV9 भारतवर्ष के पास वो सबूत हाथ लगे हैं जिसे सॉल्वर गैंग ने जला दिया था। हम बात कर रहे हैं उस पेपर की जिसे इस्तेमाल करने के बाद सॉल्वर गैंग ने जला दिए थे। ये वही जले हुए प्रश्न पत्र हैं आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने सॉल्वर गैंग के अड्डे से बरामद किए थे, जिसे जलाने के बाद पानी से भिगोया गया था। पुलिस ने इस अधजले प्रश्न पत्र को पंखे के नीचे घंटों सुखाया था। TV9 के पास अधजले प्रश्न पत्र का हर प्रश्न संख्या मौजूद है। किस बुकलेट संख्या का प्रश्न है, अवशेष में तकरीबन 70 प्रश्न, किस सब्जेक्ट का प्रश्न पत्र, इन सारे सवालों के जवाब इस जले हुए प्रश्न पत्र से मिल जाएंगे। TV9 के हाथ लगे इस सबूत से मिल जाएंगे। इसमें करीब 70 प्रश्न हैं। आप देख सकते हैं सभी प्रश्न पत्र के डिटेल लिखे हैं जो जांच एजेंसियों को सॉल्वर गैंग के अड्डे से मिले थे। इसमें एक एक प्रश्न का जिक्र है। शातिर सॉल्वर गैंग ने पूरे सबूत को मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन जो सबूत रह गए उसके सामने आने के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ। जाँच एजेंसियाँ पूरी गहराई से इस पेपर की जाँच और मिलान कर रही है। नीट पेपर लीक मामले में एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पेपर करीब 48 घंटे पहले लीक हुआ था। सोर्सेज से ये जानकारी मिल रही है। लॉकर में भेजने के दौरान पेपर लीक की आशंका व्यक्त की जा रही है। पैसे के हिसाब से प्रश्न पत्र मुहैया कराए गए। बिहार सरकार ने नीट पेपर लीक मामले की जांच अब CBI को हैंडओवर कर दी है। अब इस मामले में CBI अपने स्तर पर जांच शुरू कर चुकी है। अभी तक की जांच में कई महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं। जांच में पाया गया है कि पेपर लीक को एक संगठित तरीके से अंजाम दिया गया। परीक्षा के 48 घंटे पहले पेपर लीक हुआ। परीक्षा के एक रात पहले छात्रों को प्रश्न पत्र दिया गया। कम पैसे देने वाले छात्रों को पेपर का थोड़ा हिस्सा दिया गया। प्रश्न पत्र बॉक्स में छेड़छाड़ का कोई सुराग नहीं। जांच एजेंसियां ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि जिन बैंक के लॉकर में प्रश्न पत्र रखा गया, जिन कुरियर कंपनियों ने बैंक तक और वहां से सेंटर तक पहुंचाया, कहीं उस लेवल पर गड़बड़ी तो नहीं हुई। इससे जुड़े सभी लोगों का बयान दर्ज किया जा रहा है और रूट की मैपिंग की जाएगी। जांच एजेंसी को शक है कि पेपर लीक उस वक्त हुआ जब प्रश्न पत्र बैंक के लॉकर तक भेजा जा रहा था। वहीं जांच के दौरान बरामद जले हुए पेपर की भी जांच की जा रही है। उसे NTA के रेफरेंस क्वेश्चन पेपर CFSL में मैच किया जा रहा है। पटना में नीट पेपर लीक के आरोपियों की अग्रिम जमानत की याचिका को ADJ कोर्ट ने CBI की विशेष अदालत को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। नीट पेपर लीक मामले में सभी 13 आरोपियों की जमानत याचिका पर आज पटना के ADJ 5th कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच अब CBI कर रही है, तो इस मामले की सुनवाई भी विशेष अदालत ही करेगी। आज न्यायालय में पिटिशनर ने अपना पक्ष रखना चाहते थे, लेकिन PP महोदय ने कहा कि ये शास्त्री नगर कांड संख्या जो दर्ज की गई थी, ये केस AUE ने ले लिया। AUE के बाद वो जो केस है CBI ने दर्ज कर लिया। ये केस CBI के अंडर में चली गई, लेकिन अभी ऑथेंटिक लेटर नहीं है CBI ने अभी PP साहब ने कोर्ट को दिया है। तो कोर्ट ने एक लेटर मांगे हैं कि ये CBI हैंड ओवर कर लिए, तो उसका लेटर दे दिए कि मैं इस केस को जो है CBI के पास सुपुर्द करूँ, क्योंकि ये जो केस की सुनवाई हो रही थी ADJ 5 साहब की हो रही थी, वो स्पेशल कोर्ट नहीं है। स्पेशल CBI की अलग कोर्ट है, उस कोर्ट में अभी मुकदमा को ले जाया जाएगा। मतलब इसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। जी। अभी जब चिट्ठी आ जाएगी तो PP साहब ने जब न्यायालय को चिट्ठी दिखा देंगे तो ये केस जो है CBI स्पेशल कोर्ट के चलेगा। और गुजरात के गोधरा में इसी मामले की CBI जांच का आज दूसरा दिन है। CBI ने गोधरा पुलिस से केस टेक ओवर कर लिया है। कल CBI के 4 अफसर यहां पहुंचे थे, आज 2 और अधिकारी पहुंचे। अब तक 1000 से ज्यादा पन्नों की फाइल टेक ओवर की जा चुकी है। नीट पेपर लीक के तार कई राज्यों से जुड़े हैं। गुजरात के गोधरा नीट परीक्षा केंद्र में गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। गुजरात पुलिस के बाद अब CBI ने जांच का जिम्मा संभाल लिया है। गुजरात पुलिस ने यह जांच CBI को सौंप दी है। स्थानीय पुलिस की जांच रिपोर्ट को CBI ने टेक ओवर कर लिया है। पुलिस ने CBI को 1000 पन्नों की 7 फाइलें सौंपी है, जिसमें अब तक की गई जांच के बारे में पूरी जानकारी है। इस पूरे मामले की जांच के लिए CBI के 6 अधिकारी गोधरा पहुंच रहे हैं। 6 अधिकारियों की टीम नीट पेपर लीक के बारे में जगह जगह से जानकारी इकट्ठा कर रही है। गुजरात पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में अभी तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये सभी आरोपी जुडिशियल कस्टडी में हैं। आरोपियों पर 27 छात्रों से 10-10 लाख रुपए लेने का आरोप है। पुलिस ने 8 मई को आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी समेत कई मामलों में FIR दर्ज किया था।
पेपर लीक मामले में ईडी के एक्शन को लेकर बड़ी खबर। नेटवर्क मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच करेगी ईडी। चार्जशीट के आधार पर ईडी जांच करेगी। नीट मामले में जल्द एफआईआर भी दर्ज करी जाएगी ईडी की तरफ से। जम्मू कश्मीर एसआई पेपर लीक केस में ईडी ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड यतिन यादव ने 30 लाख रुपए में बेचे थे पेपर। नीट पेपर लीक के तार बिहार के अलावा कई दूसरे राज्यों से जुड़ रहे हैं। अभी तक 4 राज्यों से 25 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जांच एजेंसियां भी काफी एक्टिव हैं। जांच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। जांच एजेंसियां नीट पेपर लीक मामले में शामिल हर चेहरे को बेनकाब करने में जुटी हैं। सीबीआई के बाद ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। ईडी के अधिकारी नीट पेपर लीक वाले नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाएंगे। ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा का पेपर लीक करने के मास्टरमाइंड यतिन यादव को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर एसएसबी ने 27 मार्च 2022 को सब इंस्पेक्टर की परीक्षा आयोजित कराई थी। ईडी सूत्रों की माने तो ईडी इस बात की जांच कर रही है कि यतिन यादव का संबंध नेट या नीट परीक्षा पेपर लीक मामले से तो नहीं जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि यतिन यादव सब इंस्पेक्टर पेपर लीक का किंगपिन है और उसने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में अपने सिंडिकेट के जरिए कैंडिडेट से संपर्क किया और 15 से 30 लाख रुपए में पेपर बेचा। पुणे हिट एंड रन मामला में नाबालिग आरोपी को जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग आरोपी को जमानत दी है। 22 मई से पुणे में रिमांड होम में बंद था नाबालिग और अब उसे मिली है जमानत। पुणे कार हादसे के नाबालिग आरोपी को आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। नाबालिग आरोपी 22 मई से पुणे की रिमांड होम में बंद है। कोर्ट ने 21 जून को आदेश सुरक्षित रखने के बाद आज ये फैसला सुनाया। 12 जून को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग की ऑब्जर्वेशन होम रिमांड को 25 जून तक बढ़ा दिया था। Today we challenge the 3 remands of the Juvenile Justice Board before the High Court. The writ of habeas corpus was filed by the paternal aunt of the child in conflict in law. Code of CRPC, the Criminal Procedure Code, does not apply to a child in conflict in law, and that's why we released for his immediate release. And today the Honorable High Court has directed for the release. 19 मई को पुणे में 17 साल के एक नाबालिग ने बेकाबू कार से एक बाइक को टक्कर मार दी थी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने नाबालिग के पिता, 2 बार के मालिकों समेत कई को गिरफ्तार किया था। और अब खबर यूपी से। करोड़ों रुपए की लागत से बने अयोध्या के राम पथ पर पहली ही बारिश में गड्ढे हो गए। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के बाहर एक दीवार भी गिर गई। ये रिपोर्ट देखिए। कार को धक्के लगाकर गड्ढे से बाहर निकालने को मजबूर हैं लोग। बीच सड़क पर गड्ढा बन गया है। नगर निगम ने गड्ढे में हरे पेड़ की टहनी डाल दी। कई जगहों पर बैरिकेडिंग की। सड़कों में कई जगह दरार है जहां पानी भरा है। आशंका है कि ये जगह कभी भी धंस सकती है। यह अयोध्या के रामपथ का हाल है। 10 से 15 जगहों पर ऐसे गड्ढे बन गए। रोड की मरम्मत ठीक से न करने के कारण एक गाड़ी इसमें गिरी और गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। ये नगर निगम के कार्यों की पोल है, देख लीजिए इसको। लोगों की शिकायत है कि पहली बारिश में ही रामपथ मार्ग और उससे जुड़ी गलियों में पानी भर गया। कई घरों में सीवर का पानी घुस गया। कई दुकानों में भी पानी भर गया। अयोध्या धाम के लोगों का कहना है कि रामपथ तो बना दिया गया लेकिन अतिक्रमण हटाया नहीं गया। हम चाहते हैं कि इसमें अतिक्रमण आगे से हट जाए, पूरा नाला साफ हो जाए ताकि इस तरह से फिर हमें दिक्कत ना हो। अयोध्या धाम की सड़क ही नहीं, रेलवे स्टेशन के पास बनी 4 दीवारी भी हल्की बारिश से करीब 20 मीटर ढह गई। सड़क और रेलवे स्टेशन के पास की दीवार गिरने के बाद निर्माण पर उंगलियां उठ रही हैं। रामपथ को लेकर अयोध्या के लोग क्या सोचते हैं, हमारे संवाददाता पंकज झा की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहली बारिश की फुहारों के साथ ही अयोध्या की तस्वीर और तकदीर भी बदलने लगी। ये रामपथ जो सड़क है ये करीब 13 किलोमीटर की सड़क है और इस सड़क में ये गड्ढे थे। पहली बारिश के साथ ही ये यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा हुआ। उस गड्ढे को फिर रातों रात पाट दिया गया और अगर रामपथ पर चले करीब 311 करोड़ रुपए से ये रामपथ बना था, जो सादतगंज पुलिस चौकी है वहाँ से लेकर राम मंदिर के रास्ते तक। और सामने अगर दिखाएंगे हम अगर तो सामने भी देखिए नीचे वहाँ पर एक गड्ढा था जिसको रातों रात वहाँ पर मरम्मत करके पाट दिया गया। कभी भी किसी के साथ दुर्घटना घट सकती है, मगर हाँ समय रहते इसको देखा गया। फिर से जब असली बारिश होगी, मानसून की बारिश, तब क्या होगा? तब तो भगवान जाने, राम जाने, प्रभु राम जाने। अगर 5 साल तक की ये रोड में कुछ हुआ
उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जो ठेकेदार हैं। पीडब्ल्यूडी ने एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया और ये करीब 462 दिनों का ये एक ठेका था, 311 करोड़ का ठेका था। यहाँ से लेकर 12.94 किलोमीटर का रामपथ बनाने का था। राम मंदिर तक ये रास्ता जाता है। अयोध्या धाम जंक्शन के बाहर की दीवार गिरने के बाद उसे नीले रंग की चादर से ढक दिया गया है। रेलवे ने इसको लेकर सफाई भी दी है। हमारे संवाददाता पंकज झा की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पहली बारिश के साथ ही अयोध्या की पोल खुल गई है। वो अयोध्या जिसके बारे में नव्य, दिव्य और भव्य कहा जा रहा था, सामने है अयोध्या धाम जंक्शन। सच एक ये भी है, लेकिन सच का दूसरा पहलू ये है जिसे अब नीले कलर की प्लास्टिक की दीवार से ढका जा रहा है। इस सच को हम दिखाते हैं कि बारिश के साथ ही रेलवे स्टेशन के सामने का बाउंड्री वॉल कैसे गिर गया है। ये अंदर है और काम चल रहा है अभी इसे ढकने का। ये इतनी लंबी बाउंड्री वॉल थी, यहाँ से वहाँ तक। सामने रेलवे स्टेशन का पोर्टिको दिख रहा है और पूरा का पूरा ये बाउंड्री वॉल गिर गया। अगर समझिए वहाँ पर भीड़ रही होती, लोग खड़े रहते, आमतौर पर जैसे बाउंड्री वॉल से सट कर रहते हैं, जब खचाखच भीड़ होती है आने जाने वाले यात्रियों की, तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। फेज में 132 करोड़ रुपए खर्च हुए थे इस अयोध्या धाम जंक्शन के रीमॉडलिंग और पुनर्विकास के लिए, और फिर दूसरे फेज में 370 करोड़ रुपए की लागत से इसको और आगे स्ट्रेच करके इसमें तमाम दूसरी सुविधाएं भी लगानी थी। लेकिन पहली बारिश के साथ अयोध्या का ये हाल है, तो लोग यहाँ के अयोध्या के पूछ रहे हैं जब सचमुच की बारिश होगी और मानसून होगा तब फिर क्या होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के प्रेम नगर में एक घर में आग लगने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा इन्वर्टर में आग लगने की वजह से हुआ। खाक हो चुके इन्वर्टर से ही आग भड़कने की आशंका है, जिसके बाद आग पास में रखे सोफे और अन्य चीजों में लग गई। बताया जाता है प्रेम नगर के जेड ब्लॉक के इस घर के पहले फ्लोर पर आग लगने की यह दुर्घटना रात के करीब 2:30 बजे हुई। घर में 4 लोग गहरी नींद में थे। धुएं की वजह से उनका दम घुट गया। अंदर से ताले लगे हुए थे, लोहे के गेट है, उसको बजाते रहे, फिर इसको आवाज लगाते रहे, लेकिन पहले बेहोश हो चुके थे, इसलिए वो खोल ही नहीं पाए गेट। मृतक के रिश्तेदार के मुताबिक जब आग लगी थी तो भतीजे ने कॉल करके बताया था। बच्चा शोर मचा रहा था कि ऐसे ऐसे आग लग गई है, आप जल्दी आ जाओ, सोनू अंकल जल्दी आ जाओ, हम बहुत खतरे में हैं। आके देखा तो चारों के चारों डेड हो चुके हैं। पुलिस घर के दरवाजे और खिड़की को तोड़कर दाखिल हुई, जहां मृतकों की पहचान 48 साल के हीरा सिंह, उनकी पत्नी नीतू सिंह और 22 साल के बेटे रॉबिन और 21 साल के लक्ष्य के रूप में की गई है। पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत भी पहुंची। जब इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, इन्वर्टर है या कोई भी गैस की चीज़, तो उसके लिए बहुत सोच समझ कर परिवारों को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आग लगने की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड फैलने से ज़्यादा घटना हुई है। आगरा में 3 दिन में 2 सगे भाइयों ने आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद कुछ पुलिसकर्मियों पर एक्शन लिया गया है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें हाथरस के सादाबाद इलाके की है, जहां गांव वाले 2 सगे भाइयों की मौत से भड़के हुए हैं। आरोप है कि पुलिस कर्मियों की प्रताड़ना से तंग आकर प्रमोद नाम के इस युवक ने पेड़ से लटक कर जान दे दी। करीब 2 दिन पहले प्रमोद के छोटे भाई संजय का भी शव इसी तरह से पेड़ से लटका हुआ मिला था। ग्रामीणों का आरोप है कि नाबालिग लड़की के गायब होने से जुड़े मामले को लेकर दोनों भाइयों को इतना प्रताड़ित किया गया कि तंग आकर दोनों भाइयों ने जान दे दी। मामले के तूल पकड़ने के बाद एसओ मुकेश कुमार को पुलिस लाइन भेज दिया गया है, तो सब इंस्पेक्टर हरिओम अग्निहोत्री को निलंबित कर दिया गया है। इसमें तत्काल ही जो दरोगा हैं उनको निलंबित कर दिया गया है एवं थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया गया है। स्थानीय पुलिस आगरा द्वारा ये बताया जा रहा है कि मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसको फील्ड यूनिट द्वारा कब्जा पुलिस दिया जा रहा है। फील्ड यूनिट द्वारा इसको कब्जा पुलिस देते हुए इसका अवलोकन करके जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। ठाणे के शाहपुर उपजिला अस्पताल में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसका खामियाजा 14 साल के एक लड़के को भुगतना पड़ा। 14 साल का ये लड़का डॉक्टर की लापरवाही को भूल नहीं पा रहा है। इसे पैर में चोट लग गई थी। बच्चे के माता पिता ने इलाज के लिए इसे शाहपुर उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया। उसके पैर का एक्सरे किया गया। सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर ने बच्चे के पैर का ऑपरेशन करने का फैसला किया। अगले दिन उसके पैर के ऑपरेशन की तैयारी की गई। अभिभावकों के मुताबिक उनके बच्चे के ऑपरेशन से पहले 2 बच्चों की यूरिनरी ट्रैक्ट सर्जरी की गई थी और फिर उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए और उसके प्राइवेट पार्ट की सर्जरी कर दी। ऑपरेशन के बाद उसे वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया और जब उसकी मां ने उसे वहां देखा तो शोर मचाना शुरू किया। आनन फानन में डॉक्टर ने उनकी रिपोर्ट देखी और फिर उसे वापस ऑपरेशन रूम में ले गए और घायल बाएं पैर का ऑपरेशन किया।
शाहपुर अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिंदे के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मरीज के साथ आए कुछ परिजन बदल जाते हैं। इस मामले में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन अभिभावक इसे डॉक्टर की लापरवाही मानते हैं। अभिभावकों ने कहा है कि जब तक डॉक्टर अपनी आगे की जिम्मेदारी नहीं लेते, वो बच्चे को घर नहीं ले जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के बांसवाड़ा में सोने की खदान में खनन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। यहां से देश को करीब 22% सोने की आपूर्ति हो सकती है। राजस्थान के बांसवाड़ा में मिली सोने की खदान के 2 ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया पूरी हो गई है। सरकार ने भूकिया जगपुरा खनन ब्लॉक की ऑनलाइन हुई टेंडर प्रक्रिया में लाइसेंस मध्य प्रदेश के रतलाम की सैयद ओवैस अली फर्म को दिया है। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक इस इलाके में करीब 940 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 113 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क का आंकलन किया गया है, जिसमें सोने की मात्रा 222 टन आंकी गई है। ऑपरेशन चालू होगा तब न केवल यहाँ के मजदूरों को, ट्रांसपोर्टर्स को, होटलियर्स को, जो यहाँ पर श्रमिक लगेंगे उनके लिए, बाहर से जो लोग आएंगे, यानी कुल मिला के बांसवाड़ा की संपूर्ण अर्थव्यवस्था इससे बहुत अच्छे से प्रभावित होगी, बहुत उन्नयन की दिशा में आगे बढ़ेगी। विश्वास है कि इस बार मेडिकल कॉलेज भी चालू हो जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों से हमें विश्वास है कि बांसवाड़ा के विकास को नए पंख लगेंगे। बताया जा रहा है कि देश में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद राजस्थान चौथा राज्य होगा जहां सोने का खनन होगा। कहा यह भी जा रहा है कि बांसवाड़ा की ये खदान देश को करीब 22% सोने की आपूर्ति करेगी। इसी के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।